हेलो गाइस, वेलकम टू सीए फाउंडेशन लॉ रिवीजन सीरीज। आज हम पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट। आई ट्राई कि बहुत जल्द से जल्द मैं वीडियो को खत्म कर दूं, जितना क्रिस्प मैनर में अगर मैं पढ़ा सकूं और क्लैरिटी के साथ। मतलब हम क्रिस्प भी पढ़ेंगे और क्लैरिटी के साथ भी पढ़ेंगे और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बिल्कुल। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द एलएलपी एक्ट। ये आपकी एग्जाम में आराम से मतलब मान के चलो 5 से 10 नंबर का तो आ ही जाता है। ठीक है, रुको रुको रुको, मेरे को पेन सेलेक्ट करना था। या 5 to 10 मार्क्स आ जाता है, और कभी और का क्वेश्चन उठा लिया तो और ज़्यादा कभी आ सकता है। लेट्स बिगिन। मैं कवरेज करा रहा हूँ सीए फाउंडेशन मॉड्यूल का, जो ऐसे ही मॉड्यूल दे रहा है ना, क्योंकि पेपर तो वहीं से आ रहा है, तो हम कवरेज ही उसी का करते हैं ना। मैं भी मेरे खुद के नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सीधा मॉड्यूल से ही कवरेज करा रहा हूँ। ओके, फर्स्टली एलएलपी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। एलएलपी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था, ये होल ऑफ इंडिया पहले होता था कि जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्शन में रखते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा डायरेक्टली, क्योंकि आर्टिकल 370 या एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। ओके, और यहीं पे अपने कंपनीज एक्ट में ज़्यादा सेक्शंस थे और शेड्यूल्स कंपेरेटिवली कम थे। तो अपन शेड्यूल की बात करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल किस बारे में बात करता है? फर्स्ट शेड्यूल कहता है जो भी एलएलपी के रिगार्डिंग की म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो भी मतलब पार्टनर्स के बारे में, मतलब पूरा एलएलपी का ज्ञान फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। कुल मिला के तुम इतना समझ लो। क्या है? पहला, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा अगर जैसे कहीं पे फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, मतलब एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं किया है, क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट ऑप्शनल है, तो अगर वो ड्राफ्ट नहीं किया है तो वहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होगी वो बताया जाएगा। सेकेंड शेड्यूल किस बारे में बात करता है? फॉर्म अगर है पार्टनरशिप फॉर्म, उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब कैसे होगा वो सेकेंड शेड्यूल बोलेगा। थर्ड शेड्यूल किस बारे में बात करता है? प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कन्वर्जन। फोर्थ शेड्यूल किस बारे में बात करता है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में कन्वर्जन। अब देखो, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो कैसे कन्वर्ट होगी? सिंपल सा फंडा है, कैसे करेंगे एक बार देख लो। हाउ टू कन्वर्ट लिस्टेड इनटू एलएलपी। पहले लिस्टेड से अनलिस्टेड करेंगे, अनलिस्टेड के बाद क्या करेंगे? अनलिस्टेड के बाद फोर्थ शेड्यूल बोल तो रहा है, अनलिस्टेड से एलएलपी के बारे में वो बता देगा, तो अपन उसका सुन लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है एलएलपी, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस जो मैं बोलता जाऊँ उतना सुन लो। एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी। न्यू फॉर्म मतलब क्योंकि 2008 का एक्ट है तो न्यू बोल रहे हैं कि हाँ हमारा मतलब सबसे लेटेस्ट है, हमारा सबसे लेटेस्ट है। कंपनीज एक्ट पहले 1956 का था, अब 2013, मतलब अब लेटेस्ट हो गया है, एग्री, पर वो भी 1956 का एक अपग्रेड ही है। ओके, विद लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या लिमिटेड लाइबिलिटी है? कंपनीज एक्ट जैसा ही। फिर अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट of limited liability at low compliance cost but allows its partner the flexibility। मतलब क्या किया, एलएलपी एक्ट में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एलएलपी एक्ट बोले तो कि एलएलपी ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा अल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल है जिसमें कंपनी को पकड़ा, पार्टनरशिप को पकड़ा और इसके बेनिफिट उठाए, इसके बेनिफिट उठाए और बना के एलएलपी बना दी। कंपनी में बेस्ट बेनिफिट क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, पार्टनरशिप में नहीं होता। ठीक है, पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा टंटे नहीं है, ज़्यादा मतलब कंप्लायंसेस नहीं है, ज़्यादा ऐसे करना वैसे करना, इस फ्लो से गुजरना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके पार्टनरशिप के जो बेनिफिट थे वो उठा ली, फ्लेक्सिबिलिटी, इधर लिमिटेड लाइबिलिटी उठा लिया और बना दिया एलएलपी। ओके, एलएलपी में लो कंप्लायंस कॉस्ट। पार्टनरशिप में तो कोई कंप्लायंस होती नहीं है सच, लेकिन कंपनी में बहुत ज़्यादा कंप्लायंस होती है। डायरेक्टर की केवाईसी करना, डीन फॉर्म भरना, अलग अलग बहुत सारे मतलब एनुअल रिटर्न टाइम पे भरना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना, ये करना वो करना, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करो आरओसी को। यहाँ पे कंपेरेटिवली कंप्लायंस कॉस्ट कम है। कंप्लायंस कॉस्ट बोले तो जो आरओसी की फाइलिंग फीस जो 500 रुपये 1000 रुपये चालान के लगते हैं वो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो प्रोफेशनल फीस जो अपने जैसे सीए बाद में कंपनी से लेंगे, तो वो क्लाइंट के एंगल से बता रहा है, अपने एंगल से तो कंपनी में ज़्यादा पैसा है। ओके, देन मूविंग ऑन। ये जो है एग्जाम में आ सकता है, मैंने जहाँ जहाँ है ना ऐसा लगेगा ना तो मैंने एग्जाम जैसा मार्क कर रखा है। ठीक है, और ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर लेना। ओके, ऐसे ही हम और रिवीजन वीडियोस भी करने वाले, एलएलपी हो गया, कंपनी हो गया, अलग अलग मैं चैप्टर्स के वीडियो डालता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, प्लग इन हो गया। यार, एलएलपी न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब है ना, ये यहाँ पे जो लैंग्वेज है ऐसे है कि काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जहाँ जहाँ नहीं होगी आई विल एक्सप्लेन विद यू। ओके, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल मतलब क्या, एक और ऑप्शन हो गया कि बिजनेस करने के तरीके क्या हैं,
हो गया अपना प्रोप्राइटरशिप, फिर कंपनी, फिर पार्टनरशिप, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये एक ऑप्शन दिया है तुम्हें कि तुम एलएलपी बना के भी काम कर सकते हो। ओके, देन अलाउज द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो जैसे कंपनी में क्या होता है, एमओए होता है, एओए होता है, उनसे ऊपर आप नहीं निकल सकते, मतलब वो आपकी फाउंडेशन हो गई, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। लेकिन इसमें क्या, एलएलपी में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। एलएलपी एग्रीमेंट भी बहुत बेसिक बातें करता है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो पार्टनर्स जो है ना अपने हिसाब से चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मान लो एक को बैंक की अथॉरिटी दे दी, एक को बैंक की अथॉरिटी नहीं दी, एक को मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन की अथॉरिटी दे दी, इस टाइप से चीज़ें कर सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि यूँ और क्या फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो कि इजीनेस दे दी उनको। ओके, देन एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल, एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स। मतलब क्या, फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स बोले तो कि अगर कुछ भी लॉस हुआ तो सबसे पहले एलएलपी के सारे एसेट्स बिकेंगे। सारे एसेट्स बिकने के बाद फिर पार्टनर्स पे आएगा। पार्टनर्स पे भी कितना, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उतना ही जाएगा। 8 मैक्स उतना ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, लिमिटेड लायबिलिटी। लास्ट में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मतलब एलएलपी का नाम ही देख लो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी तो की पॉइंट है। आया समझ में? ओके, आई गया या देन अब कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आगे थोड़ा स्पीड में कवर कर लेंगे। मेरी जिम्मेदारी है कहाँ स्पीड करना है, कहाँ स्लो करना है, आप तो बस ये लेक्चर देते चलो। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर। बॉडी कॉर्पोरेट इट मीन्स अ कंपनी डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट में जो कंपनी की डेफिनेशन है वो सारी तो इंक्लूड कर लो। ओके, देन एलएलपी अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में जो जिसको एलएलपी कहा गया है वो एलएलपी ले लो। ओके, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब यहाँ से बाहर अगर कोई एलएलपी बनती है, मतलब इंडिया के बाहर मतलब फॉरेन एलएलपी, उसको भी इंक्लूड कर लो। देन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन कंपनी, जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी फॉरेन कंपनी, उसको भी इंक्लूड कर लो। टोटल 4 चीज़, मैंने चार्ट भी बना रखे साइड में, आ जाओ। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्या आएगा, 4, कंपनी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, हो गया खत्म। ओके, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा, तो 3 एक्सेप्शन है इसके। पहला कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेशन सोल मतलब क्या होता है, इंडिया में जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, इंडिया में जो ओपीसी का कंसेप्ट है, 1 पर्सन कंपनी, तो वहीं पे फॉरेन में उसको कॉर्पोरेशन सोल बोलते हैं। मतलब कंपनी, कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी, सोल मतलब इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल की कंपनी होती है तो वहाँ पे उसको कॉर्पोरेशन सोल बोला जाता है, इसलिए वो वर्ड यहाँ इंक्लूड कर लिया। तो उसमें बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होगा, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड। ओके, देन आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होगी। थर्ड क्या, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर मतलब इसके अलावा अगर कुछ भी, कौन सा सीजी वगैरह अगर नोटिफाई कर देती है तो वो तीनों नहीं आएगी, मतलब कुछ भी। ओके, तो क्या क्या आएगा, कंपनी आएगी इंडिया वाली, कंपनी आएगी आउटसाइड इंडिया वाली, एलएलपी आएगी इंडिया वाली, एलएलपी आएगी आउटसाइड इंडिया वाली, 4 चीजें इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड में क्या, 3, कॉर्पोरेशन सोल, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद जो सीजी नोटिफाई कर दे, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, मूविंग ऑन। बिजनेस की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शन करो, कुछ भी काम करो, उसको बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड जनरली हो जाता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड, अब सेक्शन 7 जो डेजिग्नेट करते हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर, ऐसे ही डेफिनेशन चलती है, आपको बताइए। ओके, देन आता है फाइनेंशियल ईयर, ये थोड़ा सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ओके, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब क्या बोले तो फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं 1/4/24 24 टू 31/3/25, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक है, 24-25, पेन क्यों नहीं चल रहा। ओके, चलो मूविंग ऑन, अपना काम हो गया। देन एलएलपी हो गया। हाउएवर इन केस ऑफ, अब यहाँ पे देखो जनरली तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, बात खत्म। अब क्या एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन पीरियड दे रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आगे देखते हैं। इन केस ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर के बाद अगर एलएलपी बन रही है तो 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब बोले तो जैसे
अगर एलएलपी बनी 30 सितंबर के पहले बनी तो इसी साल का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, और अगर 30 सितंबर के बाद बनी तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को हम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मानेंगे। देखो तुमको लग रहा होगा ना क्या फाइनेंशियल ईयर खेल रहे हैं, तुम सिंपल से मेरी बात सुनो। एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी बनी 25 सितंबर को, 25 सितंबर से यहाँ से इसके पास कितने महीने हैं, 30 सितंबर के बाद बनी कि पहले बनी, पहले बनी, ठीक है। मतलब 25 सितंबर इज बिफोर 30th सितंबर, दैट्स अ फैक्ट। 25-30 के पहले आ रहा है ना, हाँ आ रहा है ना, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, ठीक है आ रहा है। तो अब क्या सीन है कि इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025, क्योंकि 24-25, ओके। अब यहाँ पे क्या 8 अक्टूबर को अगर इनकॉर्पोरेट हुई तो अब क्या होता है, इनका पहले क्या इन्होंने बोला कि सर देखो हमको तो मतलब तुम आरओसी वालों को बोला इन्होंने, कंपनी जिन्होंने एलएलपी बनाई, कि देखो हम तो अभी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और हम तो अभी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, हमको तो 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, इतने सा टाइम हुआ, तो हमको तो कुछ आइडिया ही नहीं है क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, ये वो इन्होंने इनका चालू किया, जो भी आरआर चालू किया, ठीक है। तो अपन ने बोला तुम टेंशन मत लो, तुम क्या करो, तुम है ना 30 सितंबर, ये 31 मार्च 2025 जो है ना 2025, ये वाला तुम मत लो, तुम ले लो नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फॉलोइंग बोले तो 2026 वाला ले लो, तुमको इसको बोलते हैं नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। आया समझ में, मतलब 25 वाला छोड़ के 26 वाला ले लो, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दिया, आया समझ। 2 एग्जांपल दिए, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो अगर, ऑल गुड या। देन पढ़ते फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी क्या, फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड एवरीथिंग, मतलब जो भी रजिस्टर्ड वगैरह वो सब आउटसाइड इंडिया होगा, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। देखो एक बात बताओ, अगर कंपनी बाहर बनी और काम भी बाहर करती है, अपने को फर्क पड़ता है क्या उससे, नहीं पड़ता। कंपनी बाहर बनी इंडिया में काम कर रही है, मतलब वो फॉरेन एलएलपी हो गई। कंपनी इंडिया में बनी इंडिया में काम कर रही है, तो वो तो इंडियन एलएलपी हुई ना, फॉरेन की तो बात ही नहीं हुई, ओके। देन स्मॉल एलएलपी मतलब छोटी छोटी एलएलपी कौन सी होगी, देखो एलएलपी में तुमको इतना कंसेप्ट पता है कि कंपनी में बोलते हैं कैपिटल, जितना भी मेंबर्स पैसा लाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। एलएलपी में क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गया, अरे कैसी बात कर रहे टीचर हूँ, सीएम, हाँ तो मैं भूला नहीं हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, उधर सी फॉर कंपनी, इधर एल फॉर एलएलपी, ओके। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है डज नॉट एक्सीड 25 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन की लिमिट है 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। 25 लाख होगा तो चल जाएगा, 25 लाख के ऊपर डज नॉट एक्सीड बोला है, ओके। एंड टर्नओवर जो है, टर्नओवर कितना 40 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, सीए में आए हो तो बारीक पे ध्यान रखना, बारीक चीजों पे क्वेश्चन ऐसे ही टेस्ट करता है। एंड लिखा हुआ है मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डाल दिया था, स्मॉल एलएलपी कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम हुआ, प्लस मतलब साथ में कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टर्नओवर की, दोनों अगर पूरी हो गई तो आपका स्मॉल एलएलपी टिक हो जाएगा। स्मॉल एलएलपी अगर बता रहे हो तो उसका फायदा क्या होगा, उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। मतलब उसको कंप्लायंस कम करनी पड़ेगी, उसको कहीं पे फीस कम देनी पड़ेगी, तो वो छोटी स्मॉल एलएलपी मतलब छोटी एलएलपी है, छोटा काम है तो पैसा कम देना पड़ेगा, मतलब आरओसी तुम पे कृपा कर रहा है, ओके। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ऑब्वियसली एलएलपी एक्ट बनाया 2008, इतना लेटेस्ट हमने ड्राफ्टिंग किया, कंपनी से लिमिटेड लायबिलिटी उठाया, इधर से फ्लेक्सिबिलिटी उठाया, सब उठाया, और तुम बोल दो कि फिर क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अपन ने एलएलपी पे एप्लीकेबल होगा एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। पार्टनर्स, यहाँ से एग्जाम घंटी बज गई, ठीक है। तो एग्जाम वाली चीजें मैं बता दूंगा, वैसे यहाँ पे भी एग्जाम था, ठीक है। पार्टनर्स, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी अ पार्टनर, कोई भी इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है, किसमें, एलएलपी में। कौन कौन नहीं बन सकता, हाउएवर एन इंडिविजुअल शेल नॉट बिकम अ पार्टनर, कौन कौन नहीं बन सकता, पहले इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, तुम्हारा ध्यान जा रहा होगा ना यहाँ, के मार्क क्यों कर रखा है रेड मार्क। बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में जो भी अगर आ रहा है, कौन सी कंपनी, एलएलपी, इस टाइप की चीजें जो फॉरेन या इनसाइड इंडिया दोनों केस में, तो वो भी पार्टनर बन सकती है, किसमें, एलएलपी में। लेकिन उनको अपना नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, वो हम आगे देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो क्या अनसाउंड माइंड अगर है, मतलब दिमाग से पागल है, दिमाग से पैदल है, तो वो नहीं बन पाएगा पार्टनर, क्योंकि वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब
कि नॉट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट टिल नाउ, मतलब क्या दिवालिया घोषित हो गया था। तो अगर वो जैसे उसके पास, एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास शेयर्स थे किसके, किसी भी किंगफिशर के, किसी भी यस बैंक की, यस बैंक अभी डूबा था बीच में, तो शेयर्स थे, तो तुम्हारे शेयर सारी वेल्थ गिर गई, लेकिन तुमने फिर रिबिल्ड किया, तो तुम एक बार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए तो ऐसा थोड़ी मतलब है कि तुम जैसे कभी भी फिर पैसा नहीं कमाओगे। सॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुए तब तक आप पार्टनर नहीं बन सकते, सॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए मतलब पार्टनर बन सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, मतलब क्या कि इंसॉल्वेंट वो हो गया था और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, मतलब अभी तक वो सॉल्वेंट नहीं हुआ है। मतलब कुल मिला के सेकंड और थर्ड पॉइंट सिमिलर है। ओके, तो पार्टनर्स वाला अपने को मतलब कौन को नहीं बन सकता उस पर आएगा क्वेश्चन। तीन चीजें, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट बट एप्लीकेशन इज पेंडिंग। ओके, विद द कोड या जो भी। देन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स मिनिमम होने चाहिए। ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म में एक होता तो वो प्रोप्राइटरशिप होता है, या उधर कंपनी में ओपीसी में जाता। 2 पार्टनर मिनिमम चाहिए, ठीक है। फिर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो एलएलपी कितना मस्त है, मिनिमम 2 कर लो, मैक्सिमम की लिमिट ही नहीं है, मतलब कितने भले 1000 पार्टनर करो, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ओके, इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी रिड्यूस्ड बिलो 2, अगर 2 से कम पार्टनर हो गए, मान लो क्यों, क्योंकि जैसे किसी की मतलब यहाँ पे इसमें गिवन नहीं है, पर किसी की डेथ हो गई या इंसेन हो गया, मतलब या डिस्क्वालिफिकेशन अगर अट्रैक्ट कर ली, तो एक पार्टनर को 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि तू कोई और पार्टनर बुला ले, और पार्टनर बुला लेगा तो ऑल गुड, और पार्टनर अगर नहीं बुला पाएगा तो फिर क्या होगा, फिर अपना जो भी 6 महीने के बाद के एक्ट्स होंगे उनकी सारी लाइबिलिटी सिंगल की होगी। मतलब जैसे मान लो पार्टनर थे ए और जे, तो मतलब ए की हो गई डेथ, ठीक है, ए हो गया इंसेन बोल दो, मैं क्यों मरूं भाई, मैं क्यों मरूं हट तो इंसेन, ठीक है। और जे अकेला बिजनेस चला रहा था, 7 मंथ से जे अकेला बिजनेस चला रहा था, तो अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया, मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। तो मोर देन 6 मंथ्स जैसे ही हुआ तो अपना लाइबिलिटी अब पर्सनल हो जाएगी जे की, बस यही बोल रहा हूँ। जे भाई तो 6 महीने के अंदर पार्टनर ढूंढ ले, तो अगर पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो पर्सनल लाइबल हो जाना, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ लिखा है क्या, 6 महीने दिए ना पार्टनर ढूंढने को, नहीं कर पाया, अब अकेले लाइबल हो जाए, ऐसा कुछ था नहीं क्रेजी, पर ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कितना हुआ अपने को टाइम, 17 मिनट्स हो गए, स्पीड अप करो भाई, स्पीड अप करो, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट थोड़ा। डेजिग्नेटेड पार्टनर, एवरी एलएलपी, हर एलएलपी में 2 डीपी होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स होंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोले तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया की यहाँ डेफिनेशन दी है कि 120 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। करंट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे क्या, करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में बैठा हूँ और आप बोल रहे हो 120 दिन रहे, 120 दिन मतलब मिनिमम 4 महीने, तो वो तो मेरा जुलाई एंड में पूरा होगा, तो इसलिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना। कभी भी रेसिडेंट या ऐसा कुछ देखो ना तो जनरली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ही देखा जाता है, ये गार्ड बांध लो, ठीक है। अब आते हैं अपन, एटलीस्ट 2 डीपी हो गया अपना। फिर यहाँ पे इफ ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, अगर ऑल पार्टनर्स अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुए तो फिर क्या होगा, 1 और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स, मतलब कहने का मतलब या तो सारे 2 कंपनी मिलके एक एलएलपी बना दी, तो अब ये तो कंपनी है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो इंडिविजुअल तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे इसके केस में, इसके केस में नॉमिनी अपॉइंट करेंगे जो कि डीपी एक्ट करेंगे, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर के रोल पे एक्ट करेंगे। ओके, गुड टू गो या। और अगर मान लो कि एक कंपनी और एक इंडिविजुअल अगर पार्टनर बने हैं तो फिर डीपी कैसे बनाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक तो इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, दूसरा कौन होगा, दूसरा जो कंपनी है उसका एक नॉमिनी अपॉइंट होगा और वो डीपी बन जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, तुम बना देते हो यार, किसी बात कर ले यार, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, अब ये यहीं पे पढ़ा देता हूँ, ये इतना डिटेल में चलो चले ही जाते हैं। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो अपन ने देख लिया, बॉडी कॉर्पोरेट होगा, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, वो सारे पॉइंट आ गए। परपेचुअल सक्सेशन, ये यहाँ पे डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी कुछ भी अगर हुआ तो एलएलपी अफेक्ट नहीं होगा, एलएलपी चलता रहेगा, मतलब पार्टनर्स आओ मरो खाओ जो करो तुमको करना है, एलएलपी जिंदा रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी इज लायबल टू फुल एक्सटेंट टू इट्स असेट बट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, मतलब क्या सेपरेट लीगल एंटिटी बोले तो एलएलपी अलग, पार्टनर अलग, मैंने जितना कंट्रीब्यूशन के लिए अग्री किया उतना ही मैं लायबल होऊंगा, उसके ऊपर मैं लायबल नहीं होऊंगा। म्यूचुअल एजेंसी, अब पार्टनरशिप में क्या होता है, जो जितने सारे पार्टनर्स हैं वो खुद के एक्ट्स पे तो लायबल होते ही हैं, ठीक है, और खुद के एक्ट पे देखो, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। फर्म, ठीक है, फर्म की केस में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म, ओके,
फर्म के केस में क्या होता था कि अगर मान लो ए ने कोई एक्ट किया, जैसे ले लो अरविंद ने कोई एक्ट किया अगर, ठीक है, अरविंद ने कुछ एक्ट्स किए, तो उनके लिए लाइबिलिटी किस किस की होगी, जो जैसे मान लो कि विजय है, ठीक है, तो विजय सेकंड पार्टनर है अपना, तो विजय भी लाइबल होगा और अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी लाइबल होगी फर्म। लेकिन एलएलपी में थोड़ा सा अलग है। एलएलपी में क्या है, अगर अरविंद के कुछ एक्ट्स हैं तो अरविंद के एक्ट से फर्म तो लाइबल होगी, फर्म मतलब बोले तो एलएलपी तो लाइबल होगी, लेकिन विजय जो है वो लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो फर्म जो पार्टनर के एक्ट है वो बाइंड कर सकते हैं एलएलपी को, लेकिन पार्टनर के एक्ट अदर पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकते हैं, ओके। देन एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट में क्या म्यूचुअल राइट्स, ऑब्लिगेशन, सारी चीजें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह इसमें मेंशन होगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्लियर अपने को कि क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस है, इसका कोई मतलब ये जेल वेल नहीं भेज सकते, इसका डिवोर्स है उसमें हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, पेपर क्या फाड़ दिया होगा डिवोर्स, तो ऐसे थोड़ी होगा, तो मतलब प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें, ओके। कॉमन सील एलएलपी में होनी ही चाहिए, कंपलसरी नहीं है, लेकिन रख सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू अग्रीड कंट्रीब्यूशन, जो भी उनका है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, क्या सारे पार्टनर्स बिजनेस मैनेज करेंगे, लेकिन डीपी जो है वो कंप्लायंसेस देखेगा, मतलब कंप्लायंसेस मतलब कौन सा फॉर्म भरा, ये सब सारी जो चीज़ें होती है, जो आरओसी वाली चीज़ें, रजिस्टर ऑफ कंपनी वाली, वो सारी चीज़ें। देन मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब यहाँ पे देखो बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, मतलब एलएलपी देखो, कंपनी का बेस्ट चीज उठाई, ओके, पार्टनरशिप का बेस्ट चीज उठाई, ओके, हमने बना दिया एलएलपी एक्ट, कितना क्रेजी चीज कर दी, एक नंबर, मजा आ गया। लेकिन तुम बोल रहे हो कि हम तो धर्म करेंगे, हमने इतना मतलब तुम्हारे लिए सोचा कि तुमको खर्चा भी कम हो, तुमको लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो, तो कमाओ ना यार। तो बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, यहाँ पे सेक्शन 8 जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा, एनजीओ जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो दोस्तों बढ़ते जाओ। इन्वेस्टिगेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी अथॉरिटी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्ट्स वगैरह कर सकता है। फिर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, अगर कुछ भी हुआ तो वो एलएलपी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से डील कर लिए जाएंगे। कन्वर्जन इनटू एलएलपी शेड्यूल अपने बोलते हैं 2, 3, 4, तो उस हिसाब से कन्वर्जन हो जाएगा। देन ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये साइट होती है www.mca.gov.in, इस पर सारे ई फाइलिंग होगी आपके जितने भी फॉर्म फाइलिंग होती है। देन आता है फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं ना, बात हुई थी ना, बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन, फॉरेन एलएलपी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, वाह वाह वाह, क्या बात है, बढ़िया, सही जा रहा हो। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी फॉर्म, एडवांटेजेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, मतलब एलएलपी एग्रीमेंट जो भी बनेगा उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइज होगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, कौन सी, पार्टनरशिप वाली। देन इजी टू फॉर्म, हाँ कंपेरेटिवली कंपनी में तो बहुत माथा बड़ी होती है, कॉस्ट भी बहुत लगती है, इसमें तो बहुत इजीली बन जाता है। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके लिए तो आए हैं सर या राइट, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म वाले इसके लिए तो एलएलपी में आए हैं, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, लिमिटेड। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, अगेन द सेम, कि मतलब कैसे भी फॉर्मेशन कर सकते हो तुम, रेशियो कुछ भी मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इजी टू डिसॉल्व, मतलब जितना जल्दी कोई चीज़ बन सकती है उतना जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, ये थोड़ा सा अपना फ्लो बिगाड़ेगा, तो इसको हम लास्ट में लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या, फिर हम पढ़ेंगे नेम अप्रूवल, रिजर्वेशन ऑफ नेम, चेंज ऑफ एलएलपी। चलो पहले ये पढ़ लेते हैं यहाँ से, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या, जैसे एलएलपी बनी तो क्या फर्क आ जाएगा हमारे जीवन में, बहुत ज्यादा क्या फर्क आ जाएगा ये बताओ सर, आप तो काम की बात करो, ठीक है। सुइंग एंड बीइंग सूड, मतलब क्या एलएलपी दूसरों पे केस कर सकती है और खुद पे केस हो सकता है। बीइंग सूड मतलब इस पे भी केस दूसरे लोग कर सकते हैं, ठीक भैया, हो गया। नेक्स्ट अक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग और डेवलपिंग, मतलब कोई भी आप असेट्स ले सकते हो, आप असेट सेल कर सकते हो, आप अक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, कुछ भी, मतलब क्या डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, कुछ भी ऐसा हुआ तो ओके। तो मतलब क्या असेट्स वगैरह होल्ड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गए हो, ओके। देन हैविंग अ कॉमन सील इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन, क्यों, मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल। देन फोर्थ पॉइंट, डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर, मतलब क्या सारी वो चीजें कर सकते हैं जो लॉफुली, मतलब कोई जैसे बॉडी कॉर्पोरेट या ऐसे कोई कर सकती है, मतलब क्या जेल से सकते हैं क्या, नहीं।
तो क्या कर सकते हैं, जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कर सकता है ना वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, नेचुरल पर्सन कर सकता है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं क्या? नहीं ना सर, किसी बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, समझ आ गया तुमको तो सारा सारा, शानदार। अरे बाहर ही आ गए, इतना ज़्यादा भी नहीं समझा, अभी टाइम है अभी। नेम 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 क्या? देखो सबसे पहले अगर तुमको एलएलपी दिया तो क्या नाम के पीछे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी आना चाहिए लास्ट वर्ड्स ऑफ इट नेम, ठीक है? मतलब क्या, जैसे अरविंद ने अगर बनाई तो अरविंद जाट एलएलपी, पीछे एलएलपी लगा दो अरविंद, जैसे मान लो अरविंद क्लासेस, ये मेरी अगर इंस्टीट्यूशन है तो एलएलपी पीछे, ठीक है? आया समझ? देन नो एलएलपी शेल बी रजिस्टर्ड बाय नेम इन द ओपिनियन ऑफ सीजी, सीजी के ओपिनियन में कोई एलएलपी रजिस्टर नहीं हो सकती, किस केस में? अगर नेम अनडिजायरेबल है, मतलब तुम ऐसा कुछ भी, जैसे मान लो इंडिया में काम कर रहे हो और पाकिस्तान एयर फोर्सेस ऐसा कुछ भी नाम रख दिया, या फिर मतलब मान लो इंडिया मुर्दाबाद या फिर भारत मुर्दाबाद या कुछ भी ऐसा, मतलब अनडिजायरेबल, या फिर मान लो तुम लिख रहे होगे भारत का राजा या कुछ भी इस टाइप से, मतलब थोड़ा अनडिजायरेबल की ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, तुम समझ जाओगे, फील लो फील, ठीक है? देन अगेन आता है आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल टू दैट ऑफ एनी अदर एलएलपी, मतलब किसी और एलएलपी के जैसा है या फिर किसी कंपनी के जैसा है, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब किसी इंडिविजुअल के ट्रेडमार्क के जैसा है। ट्रेडमार्क देखो, उसने बेचारे ने ट्रेडमार्क का खर्चा किया, सारी चीज़ें की, और तुम जाके बोल रहे हो कि हम भी सेम नाम से एलएलपी बना लेते, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या फिर और मतलब आइडेंटिकल अगर हुआ, जैसे अनडिजायरेबल अगर हुआ तो बाहर हो गए, वो वाला नाम नहीं ले सकते। दूसरा केस में आइडेंटिकल या फिर सिमिलर अगर कुछ हुआ तो वो भी नहीं ले सकते। देन रिजर्वेशन ऑफ नेम, मतलब नाम रोक लेंगे तुम्हारा, जैसे अगर तुमने नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई किया तो तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या होगा, नेम ऑफ अ प्रपोज्ड एलएलपी, या फिर एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम, मतलब क्या नई एलएलपी बना रहे हो तो फर्स्ट टाइम वाले केस में कि तुमने नाम अप्लाई किया, या फिर सेकेंड टाइम के केस में मतलब ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड थी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी एलएलपी और तुमने नाम चेंज करने का ट्राई किया, तो उन दोनों के केस में आपका रिजर्व हो जाएगा नेम, कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए। अगर आपने नेम अप्रूवल का RUN रन फॉर्म होता है, रिजर्व करके कुछ नाम होता है उसका, जो भी नेम का RUN करके फॉर्म होता है, ठीक है? तो रन फॉर्म अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर देना, अदरवाइज आपका नाम फिर 3 महीने तक ही रोकते हो। ऐसा थोड़ी तुमने नाम अप्लाई कर दिया, उसकी तो कुछ 200 कुछ फीस होती है, तो 200 फीस देके आपने नाम अप्लाई कर दिया, पता चला आगे प्रोसेस ही नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? 3 महीने का टाइम मिलेगा आपको। चेंज ऑफ नेम कब होगा? जो भी है रजिस्ट्रार, एक मिनट देखो, या तो अगर मान लो तुमने नेम अप्लाई कर दिया, नेम तुमको मिल गया, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेंज ऑफ नेम, चेंज कब करना पड़ेगा? सेक्शन 17। एनी, अगर जैसे तुम्हारा जो एलएलपी का नाम है वो किसी और का नाम से सिमिलर है, मतलब क्या, दैट ऑफ एनी अदर एलएलपी और कंपनी। अभी जो बोला ना यहाँ पे कि दूसरे एलएलपी जैसा नहीं हो सकता है, यहाँ पे दूसरी कंपनी जैसा नहीं हो सकता है, तो सेम बातें नीचे भी बोल रहा है कि अगर किसी से सेम हुआ, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर ने बेचारे ने ट्रेडमार्क लिया और तुमने उसका सेम चुरा लिया, तो वैसे केस में जो है सीजी आपको डायरेक्ट करेगा। कौन डायरेक्ट करेगा? सीजी। यहाँ पे रजिस्ट्रार नहीं आएगा, सीजी डायरेक्ट करेगा। क्या डायरेक्ट करेगा कि एलएलपी अपना नाम बदल लो, आप सिमिलर हो दूसरों से, तो फिर क्या आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच डायरेक्शन, मतलब आपको जब भी नोटिस आया उसके 3 महीने के अंदर आपको नाम चेंज करना है, ठीक है? ऐसा समझ, बता प्रारंभ में हुई। ओके, एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शेल बी मेंटेनेबल विद इन द 3 पीरियड। हाँ देखो, अब सिंपल सी बात है, मेरा नाम था क्या, एजे वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? और किसी और ने नाम रख रखा था एजे वर्चुअल्स, तो वो था इंडिविजुअल, और मैंने एजे वर्चुअल्स एलएलपी, रुको एक मिनट, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, मैंने एग्जांपल बनाया है, ओह नाइस, ठीक है? तो मेरा था अरविंद क्लासेस इंडिविजुअल, ओके? अब क्या हुआ, इंडिविजुअल ट्रेडमार्क ले रखा था, अब यहाँ पे किसी और ने, उसका भी नाम अरविंद हो सकता है ना, मैंने अरविंद नाम का ट्रेडमार्क तो नहीं कराया, तो उसने बना दिया अरविंद क्लासेस एलएलपी। अब अरविंद क्लासेस एलएलपी बनी 26/8/2025, ठीक है? तो 26/8 को मेरा बर्थडे आता है, इसलिए स्पेशल डेट लिखी है, ओके? तो 26/8 को मैंने मेरी क्लासेस एलएलपी का किसी और ने अरविंद क्लासेस एलएलपी नाम से बना लिया। अब मैंने तो अरविंद क्लासेस का ट्रेडमार्क करा रखा है, तो मैं कब तक, टिल व्हेन आई कैन कंप्लेन फॉर चेंज ऑफ नेम विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच एलएलपी, मतलब इसने बनाई ना, तो मेरे को 3 साल में ज्ञान हो जाना चाहिए कि उसने एलएलपी बना ली है, तो मैं जाके चेंज करा लूँ। तो 26/8/25 तक, अगर 26/8/28 तक अगर अप्लाई कर दिया विद इन 3 years, तो सामने वाली एलएलपी का नाम कट जाएगा, उसको दूसरा नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अरविंद क्लासेस वाला हूँ ना, मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है। लेकिन अगर इससे अगर मैं लेट हो गया
तो फिर उसका नाम चलेगा। ओके, ऐसा क्यों करा, 3 साल का कंसेप्ट क्यों डाला? 3 साल का कंसेप्ट एक ही कारण से डाला है कि उसने भी तो 3 साल में गुडविल बनाई है ना यार। अगर तुमको ऐसा लग रहा था कि मेरे को नाम चेंज करना है तो नाम चेंज पहले ही करा लेते। अगर तुमने नाम चेंज, अगर मान लो जैसे क्या होता है कि अगर तुमको लगा कि मेरे को सेम नाम क्यों लिया आपने, अगर सेम नाम लेने की आपको इतनी तकलीफ आ रही थी तो आप पहले ही बता देते ना। अब 3 साल के टाइम पीरियड में बता देते। अब उसने अपनी गुडविल बनाई, उसने लेट से ACL करके ऐसे कुछ भी उसने उसका शॉर्ट फॉर्म रखा और शॉर्ट फॉर्म से उसकी क्लासेस अच्छी भी की, ठीक है। तो उसके चक्कर में उसकी 3 साल में जो गुडविल बनी है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, राइट? या ग्रेट। फिर अब क्या होगा, LLP चेंजेस इट्स नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। अब जब भी आपने LLP ने चेंज किया है नेम, ओके, तो वहां से आपको 15 डेज में, एक मिनट रुको, इट शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ, हाँ, रजिस्ट्रार को बता देगा 15 दिन में। जैसे मान लो मैंने नाम चेंज किया, मेरे को 3 महीने का टाइम पीरियड मिला, अब नाम चेंज किया तो मेरे को 15 दिन में रजिस्ट्रार को बताना है और रजिस्ट्रार वहां से 30 दिन के अंदर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। अब रजिस्ट्रार को आप जाके बता दोगे कि मैंने नाम चेंज कर लिया है, नाम चेंज कर लिया, बता दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन CG का ऑर्डर लगा देना कि CG ने बोला तब मैंने नाम चेंज किया है, मेरे को जरूरत थी, तो वो टाइम से आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा, इन्फॉर्म रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज एंड रजिस्ट्रार विल इशू न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज। परफेक्ट, वर्क्स, या ग्रेट। अब इफ LLP डज नॉट चेंज इन टाइम, LLP अगर 3 महीने के अंदर नाम चेंज नहीं करता, ये क्या कर रहा था अरविंद क्लासेस LLP, बढ़िया क्लास लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है, पढ़ा रहा है, मजे में सब सही चल रहा है, पता चला कि इसको 3 महीने हो गए, इसने नाम चेंज नहीं किया, तो CG जो है वो उसको नया नाम दे देगा, ले बेटा आज मेरी तरफ से नामकरण हुआ तेरा। तो इतना ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब ये डिफरेंसेस आ गए हैं एंड देन उससे पहले अपन कर लेते हैं ये वाला पार्ट जो अपन ने छोड़ा था। डिफरेंसेस तो काफ़ी इजी है, मैं ऐसे बढ़ाऊंगा ऐसे। ओके, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP हम देखें अगर, तो 2 और मोर फॉर LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अगर LLP इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उसकी प्रोसेस हम समझ रहे हैं। 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर गेटिंग लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब क्या, अफीम का धंधा नहीं कर रहे हो, गन्स का सप्लाई नहीं कर रहे हो, ड्रग्स का सप्लाई नहीं कर रहे हो, आज तो देख LLP बना के अपन नार्कोस बनाएंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं है। ओके, तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। विद अ व्यू टू प्रॉफिट शैल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मतलब क्या, 2 और मोर पर्सन वो सब्सक्राइब करेंगे अपना नाम कि हाँ हम LLP को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, राइट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर विद सच फीस। जो यहाँ पे बहुत जगह आएगा सच मैनर सच फीस, मतलब क्या, जो LLP एक्ट बताएगा ना उस हिसाब से जो भी फीस आती है, जो भी मतलब उनका मैनर है उसके अकॉर्डिंग अपने को बनाना है। टू द विद द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट, मतलब जो भी स्टेट का रजिस्ट्रार है ROC है, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP इज टू बी सिचुएटेड। अगर मान लो इंदौर में है तो MP वाले को करेंगे, ग्वालियर वाले, इस टाइप से जो भी है अपना क्राइटेरिया स्टेट के रजिस्ट्रार को करना है। स्टेटमेंट टू बी फाइल, स्टेटमेंट क्या फाइल करेंगे, अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मतलब क्या, इस जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इसके साथ साथ क्या क्या करना है, इधर एन एडवोकेट, CS, CA और CMA हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ LLP। मतलब जो भी LLP बनवा रहा है वो CA, CS, CMA या फिर एडवोकेट, उसका भी आएगा नाम, ठीक है। बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब 2 पार्टनर में से एक पार्टनर भी कर सकता है, एक पार्टनर और एक और एडवोकेट, CA, CS, CMA, राइट। Then that all the requirements of this act and rules made thereunder have been complied with। सारी जितनी भी requirements थी ना वो सारी हमने comply कर दी, बस ये हम बोल रहे हैं। ओके, स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ क्या क्या पढ़ना है, एक पार्टनर को भी साइन कर देगा कि हाँ सब जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी कंप्लाई करी है इस एक्ट की, और एक CA, CS, CMA या फिर एडवोकेट, ये लोग भी साइन कर देंगे, सबको नहीं करना किसी एक को। अब द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल, उसमें क्या क्या होना चाहिए, इन फॉर्म इज में भी डिस्क्राइब, मतलब क्या, जो भी फॉर्म में होगा उसमें प्रिस्क्राइब होना चाहिए, जो भी फॉर्म वो बोले, ठीक है। नेम होना चाहिए LLP का, प्रपोज्ड बिजनेस होना चाहिए, क्या क्या बिजनेस करेगी, एड्रेस होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस का, ऑब्वियसली जहाँ पे कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी ना, वरना अपना अभी ऊपर देखा था अरविंद क्लासेस LLP, उन्होंने नोटिस ध्यान से पढ़ा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उनका एड्रेस ही गलत था। वो तो पढ़ाते रह गए, क्या पढ़ाया सर क्या पढ़ाया, लेकिन नाम ही बदल गया, क्यों, क्योंकि पढ़ाते ही रह गए, कंप्लायंस तो भी तो देखना जरूरी है, राइट। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, अब सारे पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस जाएगा, और क्या उसके साथ साथ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है उनका नेम एंड एड्रेस भी जाएगा, राइट, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन हुई तो ये बहुत ईजी है। मतलब ये है ना, ऐसा दिमाग चलाना कि बिल्कुल सिंपल, नाम हो गया, प्रपोज्ड बिजनेस हो गया, पार्टनर की डिटेल्स हो गई, नाम एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल हो गई, नाम और एड्रेस, उसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल हो गई, हो गया, खत्म है। क्या बात कर रहे हो सर, अरे बिल्कुल
ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पार्टनर या फिर सीए, सीएस, सीएमए, इनमें से किसी भी इफ एनी पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव इन विच, मतलब क्या उसको पता था या तो नोस टू बी फॉल्स, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन पता थी कि यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं है तो फर्जी एलएलपी है, या फिर यहाँ पे तो ये लॉफुल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर केस होता है उसको पता था ऑलरेडी, या फिर डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब उसको शक हुआ था लेकिन उसने चेकिंग नहीं की या फिर छोड़ दिया, मतलब उसके सामने ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो उसको मतलब सच पता होना चाहिए था, उसने बात को छुपाई, या तो झूठ बोला या बात को छुपाई। शेल बी पनिशेबल, क्या इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल अप टू 2 years, मतलब 2 साल तक की जेल हो सकती है, एंड मतलब प्लस मतलब जेल तो होगी साथ में क्या होगा, फाइन लगेगा 10,000, मतलब 10,000 मिनिमम और 5 लाख तक, मतलब 10,000 से 10K से 5 लाख तक तो फाइन लग जाएगा और 2 साल तक की जेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। देख सरकार की तो सिंपल है, पहले तुम क्या करो, डिटेल्स दो, और डिटेल्स दो और तुम्हारी जिम्मेदारी की अगर गलत निकली तो हम तुमको जेल भी करेंगे, फाइन भी लगाएंगे, मतलब तुम डिटेल भी तुम दो, मतलब यूँ नहीं कि हम वेरीफाई कर ले, वो वेरीफाई कर भी नहीं सकते कितनी एलएलपी बनती है दिन की। बट या मतलब आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस होके चलना पड़ता है। सब बोलते हैं ना कि सीए का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तो देखो कि सीए रिस्क कितनी चल रहा है, रिस्क कितने लेके चल रहा है, अगर पावर दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखो। हर साइड के मतलब हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, तो वो दूसरे साइड्स भी एक्सप्लोर करो, राइट। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, अब क्या होगा, रजिस्ट्रार से रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जब भी अपन ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, स्टेटमेंट फाइल कर दिया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, ठीक है, तो उसके केस में वो 14 दिन के अंदर 14 डेज के अंदर रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड गिव अ सर्टिफिकेट दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम, मतलब क्या होगा कि सर्टिफिकेट इशू कर देगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एलएलपी को, ओके। देन रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी, अब ऊपर जो स्टेटमेंट दिया ना हमने, किसने, पार्टनर ने या फिर सीए, सीएस, सीएमए ने, एडवोकेट ने, क्या कि ये सब रिक्वायरमेंट्स जो है ना एक्ट की वो सारी कंप्लाई होगी, उसको बोल देगा सफिशिएंट एविडेंस है और सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई है। और सफिशिएंट एविडेंस बोले तो सफिशिएंट एविडेंस है मतलब हम एलएलपी बनाने के लिए आपको राजी हो गए हैं, हम आपको एलएलपी बनाने देंगे। एलएलपी अभी तो बनाने दे रहे, शाने कितने हैं, एलएलपी अभी तो बनाने दे रहे, कुछ भी रगड़ा हुआ ले बेटा जेल अप टू 2 years 10K 5 लाख, ओके, लाडले हो गया तुम्हारा गेम खत्म, फील्डिंग सेट है तो ऐसी वाली कहानी कि जिम्मेदारी भी साथ में आ रही है, ओके। सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लोज बी साइंड बाय रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय कॉमन सील, ऑब्वियसली अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे रहे हैं तो क्या रजिस्ट्रार का साइन तो होगा ही सही, सील तो होगी सही, दैट्स बेसिक फैक्ट्स। सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अगर एलएलपी का तो क्या, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि आप एलएलपी हो। आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मतलब कंक्लूसिव एविडेंस है कि आप इंडिविजुअल हो, ठीक। आधार कार्ड कंपनी का बनता है क्या? नहीं बनता है, ऐसा पेन तो बनता है, आधार की बात हो रही थी, मैंने तो पेन बोला ही नहीं या ठीक है। इफेक्ट, अरे बाबा इफेक्ट तो पढ़ लिया था अपन ने, सिर्फ इतना सा पढ़ना, बस इतना 4 तो लाइन है। चलो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरिन, क्या अगर कुछ भी रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज होता है तो उसके बारे में कैसे क्या करना है वो बता रहा है। एवरी एलएलपी एक्ट शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस शैल बी रिसीव्ड, हर एलएलपी का मतलब कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए ना, ओके, वहीं पे तो कम्युनिकेशन होगी, वरना ऊपर देखो फिर से एग्जांपल डबल ट्रिपल तीसरी चौथी बार आ गया, क्या अरविंद क्लासेस एलएलपी पढ़ा तो बहुत तगड़ा रहते लेकिन नोटिस का ध्यान नहीं दिया और फिर उनका नाम ही बदल गया, जो उन्होंने गुडविल बनाई वो सारी गई, ओके। और डॉक्यूमेंट में भी सर्व ऑन एलएलपी और पार्टनर और डीपी देयर बाय सेंडिंग इट पोस्ट, मतलब क्या कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो एलएलपी को भी भेज सकते हैं, पार्टनर को भी भेज सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी भेज सकते हैं। वैसे इसमें कहीं दिया हुआ नहीं था शायद, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है सारी कंप्लायंस की कुछ भी अगर जिम्मेदारी होती है तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है, इसलिए उसको असाइन किया जाता है, इसीलिए वो इंडिविजुअल्स होते हैं कि तुम ध्यान से देख लो, ओके। एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज, मतलब एलएलपी क्या अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस चेंज कर सकती है और वो सारा डिटेल जो है वो रजिस्ट्रार को दे देगी और रजिस्ट्रार जो है उसको कंसीडर कर लेगा और अपने डॉक्यूमेंट में अपडेट कर लेगा कि मुझे अपने डेटा में अपडेट कर लेगा कि मुझे अब जो एलएलपी को कम्युनिकेट करना है वो इस रजिस्टर्ड ऑफिस पर करना है, राइट, ठीक है। इफ एलएलपी कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन, अगर एलएलपी ने जनरल पेनल्टी की कुछ भी प्रोविजन अगर कॉन्ट्रावेन किया ऑफ दिस सेक्शन, ओके सॉरी सेक्शन 13 मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ चेंज आया और हमको बताया नहीं तो क्या पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी ऑफ 500 रुपये ईच डे और मैक्सिमम टू 50,000 फॉर एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर। अब यहाँ पे क्या एंड है, मतलब क्या एलएलपी पे तो 500 से 50,000 की लिमिट लग सकती है पेनल्टी,
लेकिन पार्टनर पे भी लगेगी, डीपी नहीं है यहाँ पे। ओके, नॉट ओनली डीपी, ऑल पार्टनर्स। आ रहा है समझ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नाइस नाइस नाइस। चलो कहाँ थे अपने, हो गया हो गया, सिर्फ डिफरेंस बचे, फटाफट 5 मिनट के अंदर सारे डिफरेंस को तो कर लेते। पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी में सबसे फेवरेट मेरा डिफरेंस क्या, इधर एलएलपी एक्ट, इधर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हो गया ठीक है। ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या, कंपनी फॉरेन, कंपनी फॉरेन मतलब फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन एलएलपी, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा, कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सीजीए डायरेक्ट करे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में। क्या बात है सर, एकदम रट दिया, हा ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी में होगा, पार्टनरशिप फर्म में नहीं होगा। क्रिएशन लीगल प्रोसेस से होगा, उधर एग्रीमेंट से बन जाता है पार्टनरशिप डीड से। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी है, उधर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वॉलंटरी है। लेकिन आपको अगर केस वेस करना है और थोड़ा लाइबिलिटी अपनी मतलब सेफ रखना है, मतलब केस वगैरह करने के रिगार्डिंग, तो आप रजिस्ट्रेशन सेफर साइड करा सकते हो। देन परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, पार्टनर मरे जिए कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में फर्क पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। इसका मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि 4 पार्टनर थे, ए बी सी डी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलिए पेन क्यों नहीं चल रही आज। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे, चारों पार्टनर्स मनाली की वादियों में जा रहे थे, उन्होंने कस्तूरी मेथी लगा रखी थी। अब क्या हुआ, गाड़ी का उनको लगा कि एकदम ये तो सीधा हेवन की एंट्री है, बढ़िया सर्दी के मौसम में जा रहे थे, तो हेवन की एंट्री समझ के उन्होंने खाई में लगा दिया, धुएं में कार के साथ, क्या बढ़िया एकदम ड्रिफ्ट मारने गए थे पहाड़ों में, तो उनकी ड्रिफ्ट लग गई। अब हुआ क्या, पार्टनरशिप फर्म होती तो पार्टनरशिप फर्म खत्म, एलएलपी होती तो एलएलपी विल कंटिन्यू फॉरएवर, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी होती तो परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनर मरो कुछ भी करो हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो जिएंगे साला, हम तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। नेम में नो गाइडलाइंस, इधर कोई गाइडलाइंस नहीं, इधर एलएलपी पीछे आएगा, ठीक है। सफिक्स में लाइबिलिटी, इधर मतलब जो एलएलपी की है वो लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड होगी। अब एलएलपी में भी पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी अगर उन्होंने फ्रॉड किया, वो तो बेसिक फंड है, फ्रॉड किया है तो फिर तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मैंने बताया था, पार्टनर के जो एक्ट है वो बाइंड करेंगे फर्म को और अदर पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पे बाइंड करेंगे एलएलपी को, लेकिन नॉट द अदर पार्टनर्स को नहीं करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये रियल लाइफ में भी काम आएगा, ये सिर्फ मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, रियल लाइफ में भी ये डिफरेंस काम आएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट 2 डीपी एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शेल बी रेसिडेंट, क्या 2 डीपी होने चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कॉमन सील बोले तो इधर एलएलपी में होनी चाहिए, इधर कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लीगल कंप्लायंस क्या, ओनली डीपी आर रिस्पॉन्सिबल, इधर ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। इधर एनुअल फाइलिंग या एनुअल स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, एक तो सारा डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म, अरे तुमको रजिस्ट्रेशन कराने की नहीं बोल रहे हम, तुम बोल रहे हो सब डॉक्यूमेंट क्या दोगे, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट ही नहीं। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन, क्या बात है सर, कितनी बार रिवाइज कराओगे आप ये बताओ मुझे ओके अरे करा देंगे यार। फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि उसमें इंडियन इंडिविजुअल होना कंपलसरी है, ठीक है। माइनर, यहाँ पे माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, सिर्फ बेनिफिट के लिए माइनर को एडमिट कर सकते हैं, एलएलपी में नहीं कर सकते हैं। अब एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब कंपनीज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें थोड़ा मैं गो थ्रू फास्ट करूँगा। इधर एलएलपी एक्ट है, इधर कंपनीज एक्ट है, बेसिक डिफरेंस है। इधर कंट्रीब्यूट करते हैं उनको पार्टनर बोलते हैं, उधर मेंबर बोलते हैं। इधर इंटरनल गवर्नेंस है जो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा, इधर इंटरनल गवर्नेंस मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ओके, यहाँ पे कंपनीज एक्ट जो बोलेगा ना, एमओए एओए सारी दुनियादारी वो सब संभालनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वो सब। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल गवर्नेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। या लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी सफिक्स होगा। यहाँ पे पब्लिक कंपनी मतलब क्या, यहाँ पे पीछे एलएलपी आएगा फोन मिला के। यहाँ पे पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड आएगा, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड आएगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। मतलब एक बात बताओ, एलएलपी में ज़्यादा फायदा है ना, क्योंकि मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 ही है प्राइवेट कंपनी में, यहाँ तो आप बहुत सारे कर सकते हो। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ओके, फिर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे एग्रीड कंट्रीब्यूशन मतलब लिमिटेड होगी। इन केस ऑफ अगर जानबूझ के फ्रॉड वगैरह किया है तो उसमें अनलिमिटेड हो जाएगी। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू अमाउंट अनपेड, सेम है कंपनी में भी, क्या अमाउंट अनपेड और उसमें अग्रीड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब दोनों की लिमिटेड है कुल मिला के। क्यों? क्योंकि नाम भी देख लो ना लाला,
इधर लिमिटेड, ओके ब्रो। चलो, फिर लास्ट में मैनेजमेंट जो है यहाँ पार्टनर संभालेंगे, यहाँ कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे। इधर है एलएलपी, पार्टनर संभालेंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे। क्यों? क्योंकि उधर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम डीपी 2 होने चाहिए, उनमें से एक रेजिडेंट। क्या बात है सर, फिर से रिविजन करा दिया। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर। इति श्री समरी पे आ गए, समरी आप देख लेना। पूरा एलएलपी एक्ट का रिवीजन अपना कंप्लीट हो चुका है और आई थिंक 45 मिनट्स में, विच इज़ क्रेजी। मतलब आई एम हैप्पी कि इतना जल्दी हो गया है। और बाकी कंपनीज एक्ट और दूसरे एक्ट के भी मैं रिवीजन कराऊंगा इसी चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो करिए और लाइक शेयर कमेंट करिए। कमेंट में आप लिखना अगर आपको कुछ भी डाउट है, एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, आपको समझाऊंगा। आपको अगर कुछ ऐसा लगता हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कोई भी एक्ट में कोई भी यूनिट स्पेसिफिक अगर मुझे नहीं आ रही है तो सर आप समझा दोगे क्या, तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा, कोई इशू नहीं है। आपको फाउंडेशन में और भी कुछ अगर क्वेरी हो तो आप मुझे एक नंबर दे देता हूँ मैं मेरा ही, तो इस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी अगर क्वेरी आपको हो तो, ठीक है। कुछ भी पढ़ने में इशू आ रहा है या कुछ भी, ये मेरा पर्सनल नंबर है टीचिंग पर्पजेस के लिए, ठीक है। तो इस पर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, फील फ्री। ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब मेरे पर्सनल डाउट से लॉ से रिलेटेड नहीं है, आप तो किसी से भी रिलेटेड पूछो। मैथ्स में पढ़ाता नहीं हूँ, मैथ्स का मुझे आइडिया नहीं है, तो मैथ्स का मत पूछना। उसकी स्ट्रेटेजी वगैरह मैं बता सकता हूँ, लेकिन डिटेल डाउट मत पूछना। बाकी कुछ भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर लो यार, थैंक यू।